गुड इवनिंग टू यू ऑल। मुझे लगता है आगे से जो हमारा पैटर्न रहेगा ऐसे का, इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं, जिस पैटर्न को हमने अधिकार वाले इशू पर, क्योंकि मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि ऐसे को लेकर जो आपके हेजिटेशन हैं और ऐसे को लेकर जो आपके परसेप्शन हैं, ये फ्री होगा ना, ये फ्री होगा। जितना फ्री होगा ऐसे में उतनी ही धार आएगी, जितना इसको फ्री कीजिएगा, समझे। और इसीलिए फ्रीडम टॉपिक को आज मैं पिक कर रहा हूं। क्या मैं उम्मीद करूं कि पढ़ करके आए होंगे? मेरे ख्याल से ग्रुप में मैंने डाला भी था। ग्रुप में मैंने डाला भी था स्वतंत्रता पर जो टॉपिक है। ध्यान है कि नहीं को? एकदम नहीं। अगर नहीं तो लिख लें, क्योंकि उससे आइडिया आपको मिलेगा। एक तो कंटेक्स्ट जो है वो आप लिखें, 2007 का जो सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, वो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। प्रश्न लिखें, स्वतंत्र विचारन को बचपन से ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब जब मैं कह रहा हूं तो कभी कभी मेरी भी बात मान लिया करो। स्वतंत्र विचारन को बचपन से ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट थिंकिंग शुड बी promoted since childhood. दूसरा लिखें, एक बार स्वतंत्रता का अर्थ स्वैराचार नहीं, ये बीपीएससी ने पूछा है हिंदी कंपलसरी में। स्वतंत्रता का अर्थ स्वैराचार नहीं। क्या? हाँ, इतना बढ़िया हाल आप लोगों का है, शाबाश। अभी हिंदी में ही लिख ले, ठीक है, इस टॉपिक को। किसका वर्ड का मीनिंग मैं बतलाता हूं, वो ये थोड़ी देर में बतला दूंगा, पिक करने दे मुझे, ठीक है। तीसरा निबंध है लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन डेमोक्रेसी। एक लिखें, यदि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है यदि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है तो यह उचित है कि वह सदैव आजाद रहे। इफ मैन इज बॉर्न फ्री then it is essential that he must remain free. He must remain free. एक स्टेटमेंट है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, यह स्टेटमेंट वॉल्टेयर का है। वॉल्टेयर का है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखें, बेंजामिन फ्रैंकलिन का जो स्टेटमेंट है, विचार की स्वतंत्रता के बिना ज्ञान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना सार्वजनिक स्वतंत्रता नॉलेज विदाउट freedom of idea, knowledge without freedom of idea and public liberty without freedom of speech, विचार की स्वतंत्रता के बिना ज्ञान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना सार्वजनिक स्वतंत्रता। जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। बेंजामिन फ्रैंकलिन। और भी ऐसे टॉपिक को हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला वॉल्टेयर का था, इससे पहले वाला हाँ वॉल्टेयर का था। और एक चीज और गौर करें, पढ़ने के क्रम में या पढ़ने के क्रम में अगर कहीं इस तरह के स्टेटमेंट आपको मिल रहे हैं तो उसको पिक करें आइडिया के लिए, आइडिया के लिए उसको पिक करें। आइडिया के लिए आप पिक करेंगे तो वो आपको चीजें इनरिच करेंगी, क्योंकि परसों और कल 2 दिन आपके बीच से आइडिया आए और उसका इंपैक्ट आप पर क्या पड़ा होगा ये आप इमेजिन करें। उस इंपैक्ट को आप बेहतर तरीके से महसूस करने की स्थिति में होंगे। मैं जो महसूस कर रहा हूं वो मेरी अपनी अनुभूति है, लेकिन आपकी अपनी अनुभूति भी तो कुछ होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। एक बार अनुज को बुलाना तो। ये संध्या को बोलिएगा, जीएस वाले तीनों ग्रुप में मैसेज डाल देगी कि शाम का क्लास 6:30 वाला ऑफ रहेगा। ठीक।
अब वापस मैं लौटता हूं स्वतंत्रता। सवाल यह उठता कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? और यह स्वतंत्रता स्वच्छंदता से किस प्रकार का भिन्न है? स्वच्छंदता से कैसे भिन्न है? नहीं। और अंग्रेजी में अगर हम जाएं तो 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है स्वतंत्रता के लिए। एक टर्म यूज होता है फ्रीडम, दूसरा टर्म यूज होता है लिबर्टी, और तीसरा टर्म होता है इंडिपेंडेंस। ये 3 टर्म है। क्या निधि, क्या चल रहा है? कुछ बतलाओ तो हम लोग भी हंस ले। कुछ जोक याद आ गया, कुछ याद आ गया। उधर से तुमको चेहरा छुपाने से मौसम थोड़े बचोगी। हाँ, आप लोगों के बीच जो कनखी चलती है, मटकी चलती है, सब समझते हैं। ये मत सोचिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो तेज तर्रार आदमी होगा वो बच निकलेगा, और जो सीधा साधा होगा उधर आ जाएगा। सवाल यहां पर यह उभर करके आता, क्या मतलब है इसका? ठीक है, नहीं मानोगे क्या? हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ, अगलगी में कुत्ता बच जाता। ये कहावत नहीं है, समझे? कहावत है अगलगी में कभी कुत्ता जल के नहीं मरता है। ये भी उठा करके पूछा जा सकता है ग्रुप सी में, तो कहावत को हल्के में मत लीजिए, समझे? अगलगी में कुत्ता जल करके नहीं मरता है, वो दुम दबा के निकल जाएगा। समझे? कैसे प्रशांत किशोर जी देखे कैसे निकल गए थे ना? हाँ, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें, इस चीज को समझें। पहले स्वतंत्रता का मतलब क्या है समझ, क्योंकि आप लोगों के वो इनफैक्ट वो टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया था। हाउ टू राइट एसे में डिफरेंट जगहों पर हमने रेफरेंस पिक किए थे, जिसके कारण आपको यह लग रहा है कि वो टॉपिक अब क्लोज चैप्टर है, जबकि उस टॉपिक का बहुत सारा हिस्सा अभी बाकी है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? नहीं, तो अगर इसका मतलब देखें तो दबाव, प्रतिबंध, बंधन,
दबावों, प्रतिबंधों और बंधनों से मुक्ति। अगर हमें डिफाइन करना हो फ्रीडम फ्रॉम प्रेशर, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, फ्रीडम फ्रॉम जो है, अब यहां पर जो सवाल उठता, ये जो प्रतिबंध होते हैं, ये जो दबाव होते हैं, ये जो बंधन होते हैं, क्योंकि यहां पर जो 3 शब्द हमने यूज किया, फ्रीडम शब्द किसको इंडिकेट करता है? फ्रीडम शब्द जो है वह किसका संकेत देता? तो यह फ्रीडम शब्द जो है स्टेट ऑफ माइंड का संकेत देता है। यह स्टेट ऑफ माइंड का संकेत देता, यह विशेष प्रकार की मन स्थिति का संकेत देता। और मुझे नहीं ध्यान है पीछे हमने आपको क्या इंडिकेट किया है। आज घर जाने के बाद 2 चीजों को अनिवार्यतः आपको पढ़ना है, ठीक है? एक, एजुकेशनल मॉडल ऑफ टैगोर को अनिवार्यतः पढ़ना है। शिक्षा को लेकर के टैगोर की जो सोच थी और टैगोर का जो एजुकेशनल मॉडल था वो जरूर पढ़ना है। और दूसरा जो आपको पढ़ना है वह आपको पढ़ना है गांधी का जो एजुकेशनल मॉडल है, ठीक है? और दोनों एजुकेशनल मॉडल को अगर आप पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को समझना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान होगा, ठीक है? फ्रीडम स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता विशेष प्रकार की नहीं। तो आप में से यहां पर कितने लोग हैं जिनका स्टेट ऑफ माइंड फ्री है? क्या कोई नहीं? क्या हमको लगा मुन्ना हाथ उठा रही है नहीं, लेकिन हमको नहीं पता था कि ये स्टाइल है। कितने लोग हैं जो ये कह सकते, ये क्लेम कर सकते कि वे फ्री स्टेट ऑफ माइंड को होल्ड करते? कोई नहीं। सारे लोग आप लोग बंधुआ मजदूर हैं, बंधे हुए हैं। अगर बंधे हुए हैं तो फ्री हो जाइए। कभी हो ही नहीं सकता ना, मन तो हमेशा लगातार सोचते रहेगा। अरे सोचना और सोचने से मना किया है, लेकिन फ्री स्टेट ऑफ माइंड क्या क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो वो तो प्रशासनिक डांट जो है, मैंने पहले भी कहानी सुनाई थी, उसकी जरूरत है। बिना प्रशासनिक डांट के सिस्टम रन नहीं कर सकता। तब हम पर लागू नहीं कीजिए तो सूत्र बतला दूं, इस कान से सुनिए, उस कान से निकाल दीजिए। समझे? सोचिए कि दूर इसी तरह बोलते रहते हैं। समझे? एक निबंध के लिए एक और टॉपिक महत्वपूर्ण है, वेदर द माइंड इज विदाउट फियर। देखिए ऑनलाइन वालों को कभी मन होता है 7 होते हैं, कभी मन होता है 14 हो जाते हैं, कभी मन होता है 21 हो जाते हैं, आज 22 है।
समझे? तो अपनी खेती है, मन होगा क्लास करेंगे, नहीं मन होगा नहीं करेंगे, मन होगा तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके सो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं, हमारे पास पक्की सूचना है। ये मत सोचिएगा कि हवा में मैं बात कर रहा हूं। क्लास लगा के सो गए। वेदर द माइंड इज विदाउट फियर, यह टैगोर की पंक्ति है। अब फ्रीडम का कुछ मतलब समझ में आ रहा है? नहीं? जहां पर दिमाग भयमुक्त हो, जहां पर दिमाग, दिक्कत अंग्रेजी वाले को बार बार क्यों हो, हिंदी वाले को भी न हो, जहां पर दिमाग भयमुक्त हो। अब बातें समझ में आई? तो ये स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है। और हमेशा ध्यान रखें, प्रोडक्टिविटी के लिए स्टेट ऑफ माइंड का फ्री होना बहुत जरूरी है। ओरिजिनलिटी के लिए, ओरिजिनल थॉट के लिए स्टेट ऑफ माइंड का फ्री होना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हमारे एक मित्र हैं, हमारे हुए मित्र अक्सर कहा करते हैं कि जितने इनोवेशन हुए हैं दुनिया में, जितने इनोवेशन हुए हैं, उस इनोवेशन में आलसियों ने अहम भूमिका निभाई है, जो लेजी लोग हैं। क्योंकि हमेशा जो आलसी होते, उनको किनकी तलाश होती है? शॉर्टकट की तलाश होती है, आसान तरीके की तलाश होती है, आसान रास्ते की तलाश होती है। ठीक है? और दूसरा मैं कहता हूं, जो बैल की तरह मेहनत करने वाले होते, मैं अपने आप को भी उसी कैटेगरी में रखता, जो बैल की तरह मेहनत करने वाले होते हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो वो स्टेटस कोइस्ट होंगे, यथा स्थितिवादी होंगे। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को रन करवाने में बैल की तरह मेहनत करने वालों की अहम भूमिका होती है। ठीक है? और यह काम थोड़ा सा आसान है, क्योंकि रिस्क इसमें क्या होता है? कम होता है। इनोवेशन की ओर जैसे आप बढ़ेंगे, रिस्क बढ़ेगा। हमेशा यह बात ध्यान रखें। ठीक है? तो उस कविता को जरूर आज जाकर के पढ़ेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कविता है, वेदर द माइंड इज विदाउट फियर। क्योंकि वो कविता आपको बतलाएगी कि फ्रीडम का रियल मतलब क्या है। दूसरा है लिबर्टी। जब हम लिबर्टी के अर्थ में स्वतंत्रता का प्रयोग करते, तो यह लिबर्टी जो है वह किसके कंटेक्स्ट में? यह लिबर्टी जो है वह है आपको एगेंस्ट स्टेट। यह इंडिकेट क्या करता है? यह लिबर्टी राज्य के अगेंस्ट जाकर के जब हम स्वतंत्रता डिमांड करते हैं तो वह लिबर्टी है। तो अगर लिबर्टी के कंटेक्स्ट में बात करें तो यहां पर अगेंस्ट स्टेट, यह एज ए राइट, एज ए राइट, यह अधिकारों की बात करते हैं। बातें स्पष्ट हुई? इसलिए अमेरिकन रिवॉल्यूशन में जाकर के देखें क्या स्लोगन दिया गया? लिबर्टी एंड इक्वलिटी की बात की गई है। ठीक है? और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या हुआ? निर्भरता से मुक्ति।
या जब भी इसकी जो बात हम करेंगे तो इसका कंटेक्स्ट क्या होगा, टेरिटरी का कंटेक्स्ट होगा, इसका कंटेक्स्ट क्या होगा, स्टेट का कंटेक्स्ट होगा। तीनों तीन अर्थों में, और इन अर्थों को समझने की जरूरत है। अब एक और ऐसे का टॉपिक लिख, फ्रीडम इज नॉट सो मच फ्री, फ्रीडम इज नॉट सो मच फ्री। इसका मतलब समझ में आया, स्वतंत्रता उतना स्वतंत्र भी नहीं होती, स्वतंत्रता उतनी स्वतंत्र भी नहीं होती। अब इसका मतलब समझ में आया या नहीं? मेरे ख्याल से स्वैराचार जो है ना, स्वेच्छाचार के अर्थ में होगा। ठीक है, आर्बिट्ररी मैनर में बिहेव करना, एग्जैक्ट शब्द मैं देखूंगा, आर्बिट्ररी मैनर में बिहेव करना। अब यहां पर मैंने लिखा, क्या वाकई स्वतंत्रता दबावों से मुक्ति है, प्रतिबंधों से मुक्ति है, बंधनों से मुक्ति है? क्या वाकई ऐसा है? यह समझने की जरूरत है। तो यहां पर जिस दबाव, प्रतिबंध या बंधन की बात की जा रही है, ये अगर देखें, दबाव प्रतिबंध दो तरह के होंगे, दो तरह के हो सकते। कौन कौन? तो एक जो होता है वह एक्सटर्नल होता है, वह बाहरी होता है, और दूसरा जो होता है वह इंटरनल होता है, वह आंतरिक होता है। अब बातें समझ में आई? तो यहां पर हम जिस दबाव से मुक्ति की बात कर रहे हैं, यहां पर हम जिस दबाव और प्रतिबंधों से मुक्ति की बात कर रहे हैं, वो बाहरी दबावों, प्रतिबंधों और बंधनों से मुक्ति की बात कर रहे हैं। अब बातें समझ में आई? यहां हम बात कर रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल बाउंडेशन। इस चीज को समझिए। यहां पर हम आंतरिक दबावों से मुक्ति की बात नहीं कर रहे। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। क्यों? तो इस पहलू को समझने की जरूरत है। ये आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? सेल्फ रेगुलेशन के लिए।
स्वनियमन के लिए सेल्फ रेगुलेशन के लिए ये चीजें जरूरी हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें। इसका मतलब समझ में आया? कभी मौका मिले तो एक बुक जरूर पढ़िएगा। वाणी प्रकाशन से वो बुक आई है, स्त्री पुरुष संबंध एक पुनर्विचार। थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालें। उस निबंध में अगर आप जाकर के देखें, उस बुक में एक निबंध है, नवीन यौन नैतिकता की तलाश। ठीक है, और वो आलेख लिखा गया है प्रभा खेतान के द्वारा। ठीक है, तो उस आलेख में उन्होंने एक प्रश्न उठाया है कि टाइम एंड स्पेस बदल रहा है, और टाइम एंड स्पेस अगर बदल रहा है, और हाथ भी चलाते रहिएगा कब कहां किसकी जरूरत पड़ जाए। टाइम एंड स्पेस बदल रहा है, तो टाइम एंड स्पेस बदल रहा है, तो चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के हिसाब से हमें क्या करना होगा? अपने वैल्यू को रिडिफाइन करना होता, अपनी मोरालिटी को डिफाइन करना होता है, अपने एथिक्स को डिफाइन करना होता, और उसी के कंटेक्स्ट में अपने मूल्य को, अपनी नैतिकता को, अपनी मर्यादा को पुनर्परिभाषित करना होता, और उसी के अनुरूप हमें अपने आचरण में भी बदलाव लाने होते। अब समझिएगा, ये जो सेल्फ रेगुलेशन की बात यहां पर मैं कर रहा, यह सेल्फ रेगुलेशन का कुछ तो कंटेक्स्ट होगा। इस सेल्फ रेगुलेशन के माध्यम क्या है? हमारे अंदर वे कौन सी चीजें हैं जो हमें रेगुलेट करते हैं, जो हमारे कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं, जो हमारे थॉट प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। वहां हम पूरी तरह से फ्री नहीं हैं। तो वे कौन सी चीजें हैं? वैल्यू, मोरालिटी, एथिक्स, आइडियाज, नहीं, संस्कार, ये हमारे भीतर कहीं गहरे स्तर पर जड़ें जमाए हुए हैं, और वो हमारी सोच को, हमारी विचार को, वो हमारे कंडक्ट को क्या करते हैं? रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब आप सोच करके देखें, थोड़ा सा रुकिए, फिर मैं वहां आऊंगा। एक शब्द है, सुना होगा आपने, रेप, और दूसरा शब्द है मैरिटल रेप। ठीक है, अब अगर आप जाकर के देखें, रेप क्या है? किसी के साथ जबरन
शारीरिक संबंध बनाना, यही है ना। रेप को इसी रूप में डिफाइन किया जाता है। दो शब्द हैं, शब्दों को पकड़िएगा। एक जबरन शब्द है, एक जबरन शब्द है, और दूसरा शब्द है किसी के साथ, और एक तीसरा शब्द भी है, वो है रेप। अब यहां पर गौर कीजिएगा, जबरन का मतलब, और जबरन के पहले किसी के साथ को डिफाइन करें। किसी के साथ का मतलब क्या होता? किसी के साथ का मतलब है वह मेल भी हो सकता, वह फीमेल भी हो सकता। इज्जत तो किसी की लूटी जा सकती है, लूटी जा सकती है या नहीं? मेल की भी इज्जत है, फीमेल की भी इज्जत है, और इज्जत किसी की भी लूटी जा सकती है, नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जिस माइंडसेट में हम ये कल्पना करने के लिए तैयार नहीं है कि महिलाओं के साथ भी रेप हो सकता है, पुरुषों के साथ भी रेप हो सकता है। उसके मूल में पैट्रियार्कल माइंडसेट है, और पैट्रियार्कल माइंडसेट ने जिस ऑर्डर को स्थापित किया है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। और जैसे जैसे समाज बदलेगा, इस धारणा में बदलाव की आवश्यकता होगी या नहीं। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, किसी के साथ अगर फीमेल की बात कर रहे तो इसी को डिफाइन करूं, रेप तो विवाहित के साथ भी हो सकता और अविवाहित का भी। किसी की कैटेगरी में तो दोनों आ जाएंगे ना। नहीं? अब विवाहित में अगर आप चले जाएं, फिर इसको कैटेगराइज करें, तो आप क्या पाएंगे? वो पत्नी भी हो सकती है, कोई और भी, नहीं? वो पति भी हो सकता है, कोई और भी, कोई भी हो सकता है, नहीं? अब अगर आप जाकर के देखें, इंडियन माइंडसेट जो है, अगर इंडियन माइंडसेट की बात करूं, समस्या कहां पर है? इंडियन सोशल कल्चरल माइंडसेट, इंडियन सोशल कल्चरल माइंडसेट में देखें तो रेप का कॉन्सेप्ट है, मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट है, नहीं? मैरिटल रेप की बात को स्वीकार नहीं करता। और चूंकि मैरिटल रेप के कॉन्सेप्ट को यह स्वीकार ही नहीं करता है, तो यहां पर
सजा की व्यवस्था भी नहीं, पनिशमेंट की व्यवस्था भी नहीं है। बातें ये स्पष्ट हो रही हैं नहीं? और अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें, ये चीजें एगेंस्ट राइट हैं या नहीं? अधिकार की जो संकल्पना है उसके विरुद्ध है या नहीं? जब हम इंडिविजुअल राइट्स की बात करते, हम व्यक्तिगत अधिकार की बात करते, इंडिविजुअल राइट्स की बात करते, जो इंडिविजुअल राइट्स जो है मेल के भी होंगे और फीमेल के भी होंगे, ये इंडिविजुअल राइट्स दोनों के होंगे। अब सवाल यह उठता है, हम मैरिटल रेप की संकल्पना को क्यों नहीं स्वीकार करते? रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है हमारा सोशल कल्चरल, इसके पीछे रीजन है ठीक है, आवर परसेप्शन रिगार्डिंग मैरिज इंस्टीट्यूशन, विवाह संस्था के संदर्भ में हमारी सोच, विवाह संस्था को हम किस रूप में देखते हैं, मतलब उस परसेप्शन को समझिए। तो मैरिज इंस्टीट्यूशन को हम इस रूप में देखते हैं कि शादी होने के साथ पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का हमें लाइसेंस मिल गया है, अधिकार मिल गया, विवाह हमें वो लाइसेंस उपलब्ध करवाता है। नहीं, उसकी मर्जी हो तब भी और उसकी मर्जी ना हो तब भी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी जो है यह उसके अगेंस्ट जाता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में, यह उसके अगेंस्ट जाता है, अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी। नहीं, क्योंकि राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी को इंश्योर करने के लिए क्या करना होगा? नहीं, बॉडी पर कंट्रोल के इंडिविजुअल राइट को एक्सेप्ट करना होगा, सेल्फ बॉडी पर कंट्रोल के इंडिविजुअल राइट्स को एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी देह पर, हमारे शरीर पर हमारा अधिकार है। यू विल हैव टू असर्ट दिस। अब बातें समझ में आई? तो जिस निबंध को मैं रेफर कर रहा था वह निबंध क्या कहता है? मैंने कहा वह निबंध कहता है कि चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के आलोक में हमें सेक्सुअल मोरालिटी को भी रिडिफाइन करना होगा। हमारे पिताजी की शादी उस समय हुई जब वो क्लास 9 में थे, नहीं, और मेरी शादी उस समय हुई जब मुझे ग्रेजुएशन किए हुए 11 साल हो गए थे। उपेंद्र जी ऑफ कर लेंगे, उपेंद्र जी म्यूट कर लें, हाँ थैंक यू।
पिताजी की शादी तब हुई जब वो क्लास 9th में थे, मेरी शादी तब हुई जब ग्रेजुएशन किए हुए 11 साल हो गए। नहीं, तो अगर आप जाकर के देखें चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के हिसाब से क्या हुआ, चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के हिसाब से शादी की उम्र बढ़ती चली गई। आज शादी की उम्र बढ़ती चली गई, दूसरी ओर देखें खान पान के स्तर में सुधार के साथ जो है फिजिकल ग्रोथ अर्ली होने लगा। नहीं नहीं, मेंटल डेवलपमेंट अर्ली होने लगा। तो सवाल ये जो इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो रही है, तो वहां पर तो हमें स्पेस क्रिएट करना होगा ना। हमें तो यह स्वीकार करना होगा ना कि मनुष्य एक जैविक प्राणी भी है और जैविक प्राणी के रूप में उसकी जरूरतें भी हैं, और जरूरतें हैं तो वो जरूरतें पूरी भी होंगी चाहे जिस रूप में पूरी हो। तो यही बात जो है प्रभा खेतान ने कहा कि हमें ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी की जो सेक्सुअल मोरालिटी है उसको हमें रिडिफाइन करना होगा। और रीडेफिनेशन का बेसिस क्या होगा? ठीक है, तो रीडेफिनेशन के उसी बेसिस की उन्होंने बात की कंसेंसुअल सेक्स की, कि सहमति से शारीरिक संबंध के लिए हमें स्पेस क्रिएट करना होगा, और असहमति से, सहमति ना होने के बावजूद अगर शारीरिक संबंध बनाए जाते तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? वैसी स्थिति में हमें उसे क्रिमिनलाइज करना होगा, क्राइम की कैटेगरी में रखना होगा। उसके लिए हमें पनिशमेंट की व्यवस्था करनी होगी, वेदर इट इज प्री मैरिटल और मैरिटल और एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ भी हो। तो मैंने जो एक आइडिया आपके सामने यहां पर क्रिएट किया, आइडिया यह बतलाने के लिए क्रिएट किया यहां से कि ये जो कंसेंसुअल की बात मैंने की, कंसेंसुअल की बात मैंने की, वो क्या है? अब बातें समझ में आई? ये हमारा कंसाइन है जो हमारे फ्रीडम को रेगुलेट करेगा, जो हमारे कंडक्ट को रेगुलेट करेगा। और हर आदमी का कंसाइन एक ही होता या अलग अलग होता? अलग अलग होता। हर आदमी का कंसाइन अलग अलग होता। किसी के लिए किसी के तरह देखना भी पाप है नहीं, और किसी दूसरे के लिए उसके कंधे पर हाथ रख के चलने में भी सामान्य सी बात है। ठीक है, यह इस बात पर निर्भर करता कि उसके मेंटल डेवलपमेंट का स्तर क्या है। और इसी के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा, वो जो एक टॉपिक मैंने लिखवाया, फ्रीडम इज नॉट सो मच फ्री। स्वतंत्रता स्वैराचार नहीं है, स्वतंत्रता स्वेच्छाचार नहीं है। क्योंकि स्वैराचार, स्वेच्छाचार का मतलब क्या हुआ? अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। और अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम जो है वह किस डायरेक्शन में ले जाएगा? अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम जो है वह डिसऑर्डर की ओर ले जाएगा, एनार्की की ओर ले जाएगा। अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम अव्यवस्था की ओर ले जाएगा, अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम अराजकता की ओर ले जाएगा। अब शब्द समझे फिर यहां से, अभी इसी पर मैं फोकस कर रहा, इंटरनल वाले डायमेंशन पर ही मैं फोकस कर रहा। वो जो ऐसे का टॉपिक आपने लिखा, स्वतंत्र विचारण, स्वतंत्र विचारण को बचपन से ही प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। नहीं, स्वतंत्र विचारण के खतरे हैं या नहीं, बतलाइए। स्वतंत्र विचारण में अंतर्निहित खतरे हैं, रिस्क इन्वॉल्व है या नहीं?
स्वतंत्र विचारण की दिशा सही भी हो सकती है और स्वतंत्र विचारण की दिशा गलत भी हो सकती है। नहीं तो स्वतंत्र विचारण की दिशा अगर सही है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन, तो वह कंस्ट्रक्टिव होगा, वह रचनात्मक होगा, वह कंस्ट्रक्टिव होगा। और अगर इंडिपेंडेंट थिंकिंग रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करती है, अगर स्वतंत्र विचारण गलत दिशा में बढ़ता है, तो वह कैसा होगा? वह कंस्ट्रक्टिव ना होकर वह डिस्ट्रक्टिव होगा, वह डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाएगा। नहीं तो इसका मतलब यह है कि हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट भी करना है, हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट भी करना है, एंड एट द सेम टाइम हमें इस बात को भी इंश्योर करना है कि वह इंडिपेंडेंट थिंकिंग पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन हो, ताकि उस इंडिपेंडेंट थिंकिंग का फायदा इंडिविजुअल को भी मिल सके, उस इंडिपेंडेंट थिंकिंग का फायदा कम्युनिटी को भी मिल सके, उस इंडिपेंडेंट थिंकिंग का फायदा सोसाइटी को भी मिल सके, उस इंडिपेंडेंट थिंकिंग का फायदा स्टेट और नेशन को भी मिल सके, उस इंडिपेंडेंट थिंकिंग का फायदा दुनिया को भी मिल सके। नहीं और इसके लिए हम क्या करते? तो इसके लिए हम दो काम करते हैं, इसके लिए हम दो काम करते, दो चीजें जो हैं, एक तो जो हमने ये कहा और दूसरी चीज क्या है? ए बी, ये जो हम आउटसाइड किसी भी रेगुलेशन को डिनाई करते, एक्सेप्ट करते, रिजेक्ट करते, सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, स्वतंत्रता का स्वनियमन होना चाहिए, और स्वनियमन में दो चीजें सहायक हैं। नंबर 1 सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन, और नंबर 2 हमारा जो मोरल एथिकल वैल्यू है, हमारे जो संस्कार हैं। अब बातें स्पष्ट हुई या कोई डाउट? नहीं, याद करें, फिर मैं याद दिलाऊंगा। पंक्तियां वो भी उठा करके ऐसे में पूछी जा सकती। प्रेमचंद की पंक्ति मैंने कोट की थी, अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित विचारों का सुधारक होता है, और जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं, भटकाव किसमें नहीं आता? बताइए। अभी कितनी बढ़िया बढ़िया बात मैं यहां पर खड़ा होकर के करता हूं रोज, नहीं? मैं भी तो कभी आपकी जगह पर था, नहीं? क्या मैंने, हमारे जो मेंटर थे, हमारे जो टीचर थे, मैंने 100% फॉलो किया? बताइए। तो ये मैं आपसे कैसे उम्मीद करूं कि आप 100% हमें फॉलो करेंगे? क्या मौसम उचित है?
नहीं, तो वो स्पेस देना होगा ना। तो कहिए स्पेस देने का मतलब क्या है? अरे दबाव बनाएंगे तभी तो कुछ रेस्पोंड करेंगे आप, और जितना रेस्पोंड करेंगे मेरे अनुभव का फायदा उतना आपको मिलेगा। जितना अनरेस्पॉन्सिव होंगे, जितने अनरेस्पॉन्सिव होंगे उसका एक कॉस्ट होगा, जो कॉस्ट आपको बियर करना होगा। वो कॉस्ट कम हो सकता, अगर अपनी गलती से आपने सीख ली तो कॉस्ट थोड़ा कम होगा। अगर आपने ना दूसरों की गलती से सीखी ना अपनी गलती से सीखी तो उसका कॉस्ट हायर होगा। तो इस बात को समझें, फ्रीडम इज नॉट सो मच फ्री, ये एक पहलू है। बातें स्पष्ट हुई? तो सवाल अब दूसरा उभर करके आता, सवाल यह उभर करके आता है कि क्या यह माना जाए कि स्वतंत्रता का मतलब जो है बाहरी प्रतिबंधों, बाहरी दबावों, बाहरी बंधनों से मुक्ति है? क्या इसका यह मतलब माना जाए? बतलाइए। तो इसका यह भी मतलब नहीं है, नहीं। और इसका यह भी मतलब क्यों नहीं है? तो इसके पीछे अगर आप जाकर के देखें तो ये जो स्वतंत्रता है, ये जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की जरूरत केवल व्यक्ति को होती है क्या? नहीं, ये जो स्वतंत्रता है इसकी जरूरत व्यक्ति को भी होती है और इसकी जरूरत समाज को भी होती है। नहीं, दोनों को स्वतंत्रता की जरूरत होती है। और अगर दोनों को स्वतंत्रता की जरूरत होती तो उस स्थिति में क्या है, दोनों की स्वतंत्रताएं टकरा भी सकती हैं, नहीं? इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है ये कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन में हो सकती है समाज के, खुद व्यक्ति के, राज्य के, समुदाय के, देश के। नहीं, तो जिस फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, जिस लिबर्टी की बात कर रहे हैं, वो केवल इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में नहीं है। तो यहां पर भी अगर आप देखें, इस कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन, इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन इंडिविजुअल के लिए भी जरूरी है और सोसाइटी के लिए भी जरूरी है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो है, नीडेड फॉर बोथ, इसकी जरूरत
इंडिविजुअल को भी है और इसकी जरूरत सोसाइटी को है। और अगर दोनों को जरूरत है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मस्ट बी रेगुलेटेड, उसके नियमन की जरूरत होगी। मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, उस स्वतंत्रता के नियमन की जरूरत होगी, उस स्वतंत्रता को सीमित करने की जरूरत होगी। अब बातें समझ में आई? नहीं? और इसलिए अगर आप जाकर के देखें तो स्वतंत्रता दो प्रकार की होती है। बढ़े आगे यहां से। जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, ठीक है, वो रेस्ट्रिक्टेड भी हो सकते और अनरेस्ट्रिक्टेड भी। वे स्वतंत्रता मर्यादित भी हो सकती है और स्वतंत्रता अमर्यादित भी। मस्जिद पर चढ़कर हरा झंडा उतार लेने, पताका जो कहा जाता हो, क्या कहा जाता है सर उसको? झंडा ही कहा जाता है। मंदिर में पताका कहा जाता है झंडा की जगह। तो उसको उतार करके उस पर भगवा झंडा लगाना नहीं, तो देखने में यह भी स्वतंत्रता है। लेकिन यह स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता है? नहीं, दीपिका पादुकोण का जो वीडियो आया, माई लाइफ माई चॉइस, नहीं, और वो जो गाना आया था, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो यह जिस स्वतंत्रता की संकल्पना को लेकर आता, वह रेस्ट्रिक्टेड है या अनरेस्ट्रिक्टेड है? यह रेस्ट्रिक्टेड है या वह अनरेस्ट्रिक्टेड है? और हमेशा अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम जो होगा वो प्रॉब्लमेटिक होगा। हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपको लग रहा हो। तो ये जो अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है, ये क्या है? ये अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम जो है, अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम है अमर्यादित स्वतंत्रता। यही क्या है? इसको स्वच्छंदता कहते। ये क्या है? रोमांटिसिज्म है। यह रोमांटिसिज्म है।
रोमांटिसिज्म में जो फ्रीडम होता वो अनरेस्ट्रिक्टेड होता, अनरेगुलेटेड होता है, या अनरेस्ट्रिक्टेड होता या अनरेगुलेटेड होता है। यहां पर अगर आप जाकर के देखें तो मेरी मर्जी वाला अप्रोच है। मेरी मर्जी वाला अप्रोच है, मेरी मर्जी वाली स्वतंत्रता है। मेरी मर्जी वाला अप्रोच, मेरी मर्जी वाली स्वतंत्रता है। कल के डेट में आप कहेंगे मैं चाहे पढ़ूं, मैं चाहे ना पढ़ूं, मेरी मर्जी। तो उधर से पिताजी भी नहीं कहेंगे कि मैं चाहे पैसा भेजूं, मैं चाहे ना भेजूं, मेरी मर्जी। नहीं, ऐसी स्थिति में सिस्टम रन करेगा या सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। नहीं, तो ये जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता किस ओर ले जाती है? ये जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता आपको अव्यवस्था की ओर ले जाती है। डिसऑर्डर, यह जो है अराजकता की ओर ले जाती है। एनार्की की ओर ले जाती है। जो स्वैराचार है, जो स्वच्छंद आचरण है, जो मनमौजी व्यवहार है, क्या सब लोग चाहता है तो वही वाला है। कौन? ये हमारे आदित्य वाला ही चाहता अरे अच्छा लगता है, सर मगर चाहता है तो वही है। समझे? हाँ, इस फ्रीडम में तो रचनात्मक ये विकास भी तो होता है। किस फ्रीडम में? इंडिविजुअल फ्रीडम जो होता है इसमें दोनों चीज़ होती है। इंडिविजुअल फ्रीडम अगर नहीं होगा सर तो फिर हमेशा ध्यान रखें, रचनात्मक विकास के कंटेक्स में वो जो महीन लाइन जो है ना, जिस महीन लाइन की चर्चा मैंने यहाँ पर की है, बहुत देर से आप प्रश्न पूछना चाह रहे थे, तो महीन लाइन जो है यहाँ पर निर्मित होता है। ठीक है, जैसे आपका एक था ना सर, बोले कि फ्रीडम जो होता है समय के अनुसार वो परिवर्तित होता है। हाँ, तो मतलब जैसे आज कोई अगर हम पे दबाव है, हो सकता है कल डेट में ना, हाँ, तो मेरी भी स्वतंत्रता उस समय हाँ। सम्मान होगा, समाज हाँ। के लिए, देश के लिए। मैं अक्सर उदाहरण दे करके चलता, एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो जब तक उसे डर लगता है वो माँ पिताजी या बड़ों की उंगलियां पकड़े रहता है। जब उसको लगता है अब हम चल लेंगे तो आप उसकी उंगली पकड़ेंगे और वो छुड़ा के भागेगा। उसकी स्वतंत्रता का मतलब यही है, नहीं? लेकिन आपकी एज तक आते आते जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड साथ चलते तो वहां पर उंगली छुड़ा के भागते हैं। वहां स्वतंत्रता का मतलब क्या है? एक दूसरे के हाथ पकड़ कर चलने की स्वतंत्रता। फिर कुछ समय के बाद वहां से भी आदमी जो हाथ छुड़ा के भागना चाहता है, समझिए? तो वो जो महीन लाइन है ना, वो जो महीन लाइन है, हमारा कंसाइन परमिट कर रहा है या नहीं? हम क्रॉस करेंगे निर्धारित दायरे का, हम निर्धारित दायरे का हम यहां पर भी क्रॉस कर रहे हैं, यहां भी निर्धारित दायरे को हम क्रॉस कर रहे हैं, नहीं कर रहे ये बात नहीं। अगर निर्धारित दायरे को क्रॉस नहीं किया जाता, ठीक है, दो शब्द है,
एक रखेल शब्द है और दूसरा लिव इन रिलेशन शब्द है। दोनों में अंतर है या नहीं? क्या अंतर है? बड़ा अंतर क्या है ये आप बतला दीजिए। और रखेल में सर समाज एक्सेप्टेंस मान्यता मिल गई है सर लिविंग को अभी। क्या? लिविंग रिलेशनशिप में मतलब सहमति होती है दोनों की, रखेल में भी दोनों की सहमति होती है। बट वो सहमति प्रेशर से होती है। वो? बच्चों से मतलब किसी तरह- नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा यहाँ पर जो है सेल्फ करेक्शन की जरूरत है। ठीक है, रखेल वाला डायमेंशन भी एक प्रकार का लिव इन रिलेशनशिप ही है, आप इस बात को समझे। बस डिफरेंसेस क्या है कि वहां पर हम संबंधों को छुपा करके रखते, नंबर 1। नंबर 2, डिग्निटी ऑफ वुमेन वहां डिसरिगार्डेड है, रिजेक्टेड है, डिसरेस्पेक्टेड है। लिव इन रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में अगर आप आए तो लिव इन रिलेशनशिप में एक पब्लिक एक्सेप्टेंस है, पब्लिकली हम एक्सेप्ट करते कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। नंबर 2, डिग्निटी ऑफ वुमेन यहां पर एक्सेप्टेड है, रेस्पेक्टेड है, रिगार्डेड है। अब बातें समझ में आई? मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो रखेल का कॉन्सेप्ट है उसमें मजबूरी नहीं, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, अभी वो नहीं कहना चाह रहा। ऑफ जो वुमेन आप बता रहे हैं, हाँ एक में है एक में नहीं है। हाँ, ये बड़ा फर्क है। ठीक है, ठीक है। देखिए, जबरन किसी को हम रखेल बना करके रख रहे हैं तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, अगर नीड बेस्ड अप्रोच से ही संबंध निर्मित हो रहे, यहां पर जो चीज मैं कहना चाह रहा कि किसी ने तो उस दायरे को क्रॉस किया होगा। मैं इन सारी चीजों पर चर्चा करूंगा। यह बड़ी महीन रेखा है और आप डिफाइन इसको नहीं कर सकते। और इसीलिए जो है जो मतलब आप देखेंगे एनसीईआरटी वाली बुक में मिल जो है ऑन लिबर्टी, मिल की बुक है, मैं चर्चा करूंगा आगे। ऑन लिबर्टी में मिल स्पष्ट तौर पर कहते, ठीक है, आप अगर जाकर के देखें, किसी ने पहली बार जो सोचा होगा उसको समाज ने क्या एक्सेप्ट किया होगा या रिजेक्ट किया, लेकिन उसने जो सोचा धीरे धीरे अगर आप जाकर के देखें उसका एक्सेप्टेंस बढ़ता चला गया। आज ही कहीं पर मेरी नजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पड़ी, ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट, ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ओपन मैरिज के कॉन्सेप्ट की जो वहां पर चर्चा की गई तो उसमें यह बतलाया गया कि हम जो है ओपन मैरिज के कॉन्सेप्ट में क्या होता कि पार्टनर की सहमति से हम जो है अदर जगहों पर संबंध रखते हैं। दैट मे बी इमोशनल, दैट मे नॉट बी इमोशनल, बट फिजिकल इज द एसेंशियल कंपोनेंट इन ओपन मैरिज। और एक और कोई कॉन्सेप्ट था, मुझे ध्यान में नहीं है अभी, वो टर्म मैं मिस कर रहा हूं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एसेंशियल होता है। तो मेरे कहने का यह मतलब है, किसी ने वो दायरे को लांघा, उसको देख करके धीरे धीरे दायरे लांघने वाले की संख्या क्या हुई, बढ़ने लगी। तो एक नई समस्या उभर करके सामने आई, नहीं कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप है उसमें जो महिलाएं हैं, ठीक है, महिलाओं के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो ह्यूमन राइट्स का इशू लिव इन रिलेशनशिप में अहम है। तो ये कहा गया और धीरे धीरे आप देखेंगे कुछ जगहों पर जो है उसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। और लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग हैं तो उसमें जो महिलाएं हैं उनको बजाबता हुए अधिकार कोर्ट के जरिए सुनिश्चित किए जा रहे हैं, जो अधिकार पत्नी होने के नाते मिलते हैं। बातें ये समझ में आई है, ठीक है।
तो ये जो आप कह रहे हैं ना, वो बहुत ही, इसलिए हमने आपसे पूछा था कि जो इनर कंसाइन हमारा है, जो हमारी अंतरात्मा है, सबकी अंतरात्मा एक तरीके से सोचती है, हमारा मोरल एथिकल वैल्यू क्या एक है क्या? नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमने सेंटर में किसको रखा? इनर कंसाइन को रखा। वह इनर कंसाइन हमारे कंडक्ट को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। अब बातें स्पष्ट हुई? तो मैं ये चीज कह रहा था। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखो, ठीक है, और यहां पर इस चीज को ध्यान में रखेंगे, प्रेम की प्रकृति ही क्या होती है? स्वच्छंद होती है। प्रेम की प्रकृति ही क्या होती है? स्वच्छंद होती है। वो किसी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट करता है क्या? किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन को वो एक्सेप्ट नहीं करता। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एज, मतलब जितने रेस्ट्रिक्शन की आप परिकल्पना कर सकते, वो किसी भी रेस्ट्रिक्शन को एक्सेप्ट नहीं करता है। नहीं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, तालमेल तो बिठाना होगा ना ऑर्डर के लिए। नहीं, ऑर्डर के लिए जरूरत क्या है? ये तो ना समाप्त होने वाला कन्फ्लिक्ट है। स्वतंत्रता मर्यादित हो या अमर्यादित हो, मर्यादा की परिभाषा आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, किसी और की अलग होगी, उससे इतर किसी और की अलग होगी। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। नहीं, जैसे अगर आप जाकर के देखें, इज्जत और प्रतिष्ठा क्या है? हर घर में जाकर के देखिए तो एक कुलपति है या नहीं? हर घर में एक कुलपति समझते हैं? नहीं। श्री राम हो। आम के पेड़ में आप देखेंगे तो एक सामान्य आम होते, दूसरे कुलपति होते। नहीं, आप देखेंगे जिसमें दाग लगा हुआ, कुलपत में दाग लगा हुआ होता है, काला 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 काला, समझे। और अंदर से देखेंगे, अब क्या रीजन है वो साइंस वाले ज़्यादा बेहतर बतलाएंगे, कभी अखिलेश सर से पूछिएगा, समझे, मेरा नाम नहीं कहिएगा। तो आप देखेंगे तो उसका मैं जो समझता हूँ प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, वो एक दाग है। तो हर घर में एक कुलपत मौजूद है, बस फर्क क्या है? जो इज्जतदार लोग हैं वो दूसरों का मुंह बंद करके उसको ढके रहते हैं, और जो गरीब लोग हैं उनकी चीजें बाहर आ जाती हैं, लेकिन है हर घर में। तो आज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, कल तक इज्जत और प्रतिष्ठा जो है, मर्यादा जो है, परिवार की होती थी, समाज की होती थी, और आज उसका दायरा सिकुड़ करके कहां रह गया है? आप अपनी भी जिम्मेवारी सही मायने में कहें तो लेने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आज इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा के दायरे इंडिविजुअल तक सिमटते जा रहे हैं, और समय के साथ इसका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। तो अगर हम जाकर के देखें तो ये रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम क्यों जरूरी है? यह जरूरी है व्यवस्था के लिए। यह जरूरी है अराजकता से बचने के लिए, एनार्की से, डिसऑर्डर से बचने के लिए। डिफरेंट तरीके से नहीं, इसकी जरूरत है। अन्य की स्वतंत्रता
और अधिकारों की रक्षा के लिए। नहीं, वो अदर में इंडिविजुअल भी हो सकता है, उस अदर में सोसाइटी भी हो सकती है, वो कम्युनिटी भी हो सकती है। जरूरत है या नहीं? रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होगा। आपको सड़क पर चलने की स्वतंत्रता है या नहीं? नहीं, लेकिन आपको बीच सड़क पर चलने की स्वतंत्रता है, बतलाइए। नहीं, आपको इस तरह चलने की स्वतंत्रता है कि दूसरे के सड़क पर चलने की स्वतंत्रता बाधित हो। अब पता नहीं अब कौन सा शब्द यूज होता है, समझे। हम लोगों के समय में टिन फोन हीरो का कॉन्सेप्ट था। कॉलेज वगैरह में क्या था कि ग्रुप तो होते ही थे, गैंग ग्रुप हमेशा से रहे। सोच लिया कि आज सामने वाले को पीटना है, नहीं तो चारगो के साथ सीना तान के जो है जा रहे हैं। पता चला सामने वाला बचने की भी कोशिश कर रहा था, रास्ता बदल के धक्का मार दिए और उसके बाद पकड़ के गाली गलौज की, ये थोपिया दिए। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। नहीं, आपको स्वतंत्रता है सड़क पर चलने की, लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है कि दूसरों को इस तरह चले कि दूसरे की स्वतंत्रता बाधित हो। हम लोग जैसा आदमी होगा तो साइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कोई थोड़ा सा दमगर मिल जाएगा तो पकड़ के वहां पहले कूद देगा, उसके बाद वहां से बाहर निकलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, फ्रीडम या लिबर्टी को इस लार्जर कंटेक्स्ट में रख करके देखना चाहिए। उस लार्जर कंटेक्स्ट में रख करके देखे जाने की जरूरत है। और जब उस लार्जर कंटेक्स्ट में रख करके देखेंगे तब अब एक और चीज है, गौर कीजिएगा। यहां मैंने बात की एक और बिंदु, क्योंकि शाम का क्लास नहीं है तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूं। स्वतंत्रता, ठीक है। हमने यहां पर किसकी बात की? आंतरिक नियमन की बात की, स्वनियमन की बात की। कोई पड़ोसी नहीं रेगुलेट करेगा। कौन रेगुलेट करेगा इसको? हम खुद रेगुलेट करेंगे। गांधी का नाम सुना होगा। गांधी अगर मूव करें गांधी का मतलब क्या है? व्हाट डज गांधी मीन? व्हाट डज गांधी मीन? गांधी का मतलब है अभय। अभय, अभय का मतलब भय से मुक्ति। भय से मुक्ति। अगर आप देखें टैगोर क्या कहते हैं? Whether the mind is
whether the mind is without fear. टैगोर किसकी बात करते? मानव मस्तिष्क की स्वतंत्रता की बात करते। फ्रीडम ऑफ माइंड के बिना जो है वो ओरिजिनलिटी भी संभव नहीं है, फ्रीडम ऑफ माइंड के बिना नेचुरलिटी भी संभव नहीं है, और फ्रीडम ऑफ माइंड के बिना न्यूनेस भी संभव नहीं है, इनोवेशन भी संभव नहीं है। इस बात को समझिए। नहीं, नेक्स्ट अगर मूव करें, आंग सान सूकी का नाम सुना होगा। सूकी की ऑटोबायोग्राफी है फ्रीडम फ्रॉम फियर। और नेल्सन मंडेला का की ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अब फ्रीडम के मायने हर जगह बदल रहे हैं या नहीं? गांधी के लिए भय से मुक्ति का मतलब क्या है? किसके भय से मुक्ति? इसका दायरा बहुत व्यापक है। इसका दायरा बहुत व्यापक है। कॉलोनियल रिजिम के भय, नहीं, औपनिवेशिक शासन के भय, औपनिवेशिक सत्ता के भय से मुक्ति की बात कर, नहीं, जेल जाने के भय, जेल जाने के भय, ठीक है। अब जेल जाने के भय का यह मतलब नहीं है कि बेतिया के डीओ साहब रजनीकांत प्रवीण की तरह जेल जाने के भय से मुक्त हो जाए, समझे? यहां जेल जाने के भय का मतलब क्या है? एक लार्जर कॉज के लिए, एक लार्जर कॉज के लिए। यहां पर अगर आप जाकर के देखें, यहां ये मानव मस्तिष्क की स्वतंत्रता की बात जो टैगोर कर रहे हैं, नहीं, यहां पर अगर आप जाकर के देखें, ये बंधी बंधाई सोच से मुक्ति, संकीर्णताओं से मुक्ति, बंधी बंधाई सोच से मुक्ति, संकीर्णताओं से मुक्ति,
नहीं? या इसी को कह लें रूढ़ियों से मुक्ति। ठीक है, एक सेट पैटर्न पर सोच से मुक्ति। यहां पर अगर आकर के देखें, यहां फियर किससे है? यहां फियर किससे है? सैन्य तंत्र के दमन से मुक्ति, जो वहां का मिलिट्री रिजिम है। और हर स्थिति में हमें अपने इनर कंसाइन को फ्री करना होगा। एक आप लोगों की भी चिंता होती ना, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग। आर्ट ऑफ लिविंग का स्लोगन नहीं, एक फियर आपके अंदर भी होता, फेल्योर का फियर, और सफलता कब है नहीं? ठीक है, और हमेशा ध्यान रखें, फियर जब भी होगा, भय जब भी होगा, तो वो आपको एडवर्सली प्रभावित करेगा। आपको, आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को, आपके एक्शन को, आपकी सोच को, आपके विचार को, आपके परफॉर्मेंसेज को, हर स्थिति में वो प्रभावित करेगा। इस चीज को ध्यान में रखें। क्या उसको ओवरकम करने के लिए? अब तुम लोग जो है ना, बात को फंसा देते हो, ऐसे फंसा देते हो ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जित, और उसी का मैथिली करना, अति सर्वत्र बजाय देत। ठीक है, इस चीज को समझो। यहां जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां बार बार भय की बात हो रही है नहीं? तो यहां पर भय ने क्या किया? घर से बाहर निकलने और औपनिवेशिक सत्ता के विरोध से रोका। यहां पर भय ने क्या किया? इनोवेशन को अवरुद्ध किया नहीं? इमिटेशन को प्रमोट किया। यहां पर भय ने क्या किया? मिलिट्री रिजिम को बनाए रखे हुए है। और यहां पर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यहां पर भय ने क्या किया? यहां पर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का संदर्भ किससे है? अपार्थिड से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम अपार्थिड, रंग भेद से मुक्ति। उस भय ने रंग भेद को लंबे समय तक बनाए रखा। और इसलिए गांधी और गांधीज्म को समझना चाहते, गांधीयन फिलॉसफी को समझना चाहते हैं, तो एक लाइन में चारों हमने इसलिए पिक किया ताकि जब जरूरत पड़ने पर डायमेंशन खोलना पड़े, तो इतने डायमेंशन है ना आपके पास या नहीं है? इतने डायमेंशन आपके पास है, आप पढ़िए, पढ़ करके आइए। ये जो बंद कमरे की शिक्षा है, पहले ये समझ में नहीं आती थी बात मुझे, समझे? जबकि बड़े करीब से पिताजी को देखा, ठीक है, जो उनके शिष्य होते थे, जिनको प्रिय शिष्य कहते, तो उनको वो इनफॉर्मली ट्रेन करते थे। पूरा का पूरा सिस्टम इनफॉर्मल था। या कभी हम लोगों को मौका मिला तो राह चलते चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कभी घर उनके साथ जाना हुआ,
तो रास्ते में चीजों को देखते हुए, बतलाते हुए चलना। ठीक है। बंद कमरे की शिक्षा बांध देती है हमें। लर्निंग प्रभावित होता है। आप इस चीज को समझें। तो अगर हम इसको, सोच को फ्री करना चाहते तो ऑफ एन स्काई, दो तरह के लोगों को देखें। एक रास्ते में चलेगा तो ऐसे झुका के चलेगा। इसका मतलब क्या है, बतला सकते? उसकी सोच बंधी हुई है, किसी मुद्दे पर वह उलझा हुआ है, उसे बाहर नहीं निकल पा रहा। और दूसरा, DDLJ के उसकी वाली नहीं कहता है, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, खुले आकाश के नीचे जो है, समझे? तो वो सोच मुक्त है। और सोच अगर मुक्त होगी तो मुक्त सोच मुक्त विचारों का आधार निर्मित करती है। इस बात को समझें बार बार इस चीज पर। तो आप एगो पकड़ लेते हैं, पकड़ लेंगे तब दिक्कत है, समझे? क्या गांधी का घर परिवार नहीं था, बाल बच्चा नहीं था कि सबको पोसियां लगा दिए थे? बताइए। हाँ, तो गांधी के पास दो विकल्प थे, बाल बच्चा को पोसियां लगाए कि देश को पोसियां लगाए। नहीं, गांधी ने डटकर मुकाबला किया। अहिंसात्मक सत्याग्रह के सहारे गांधी ने पूरे भारतीय जनमानस को औपनिवेशिक सत्ता के भय से मुक्त किया। गांधी लाठी करने छोड़ के जो है भाग नहीं गए। गांधी फ्रंट पर मौजूद रहे, जेल गए जब लोगों ने उनको जेल जाते देखा। नहीं, सिकंदर और पोरस की चर्चा होती है ना, जब पोरस को बंदी बना करके लाया गया और जब पूछा गया हाउ डू यू लाइक टू बी ट्रीटेड, क्या पोरस ने जवाब दिया? उसने जवाब दिया लाइक ए किंग। पढ़िए प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक को। हम लोगों ने भारत का एक ब्राह्मण, उसका एक अंश पढ़ा था मैट्रिकुलेशन में, बाद में चंद्रगुप्त नाटक में पढ़ा भी, पढ़ाया भी। तो जब एनिसा क्रिटिस आता है, डांडायन से मिलता है, जब वह उनसे चलने के लिए कहता है और डांडायन मना कर देते, तो वो कहता है कि अगर देवपुत्र नाराज हो गए तो डांडायन जवाब देते, तुम्हारे देवपुत्र का मेरे शरीर पर अधिकार हो सकता है, मेरी आत्मा पर अधिकार नहीं हो सकता। फ्रीडम फ्रॉम फियर का मतलब क्या है? शरीर को हमारा जबरन ले जा सकता है। सिनेमा में तो आप देखते नहीं हैं, किसकी, रश्मिका मंदाना या किसी की मूवी अभी है, वीडियो क्लिप उपलब्ध है नेट पर, जिसमें वो एयर होस्टेस या कुछ पायलट है, समझे, और मिनिस्टर का बेटा उसको परेशान करता है। कौन? जो भी हो, मतलब थीम समझ लीजिए। उसका बाप पुलिस में है तो थोड़ी सी टसन में वो भी है। जब देखता है उसका बाप तो उसको फ्लाइट की टिकट करवा करके कहता है तुम निकल जाओ, समझ। तो उसका प्रेमी है, उसका हाथ पकड़ता है और चल देता है उसके, और पुष्ट मार खाने के बाद भी वो कहता है कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। और देखिए कि वो किस प्रकार का भय सामने वाले पर क्रिएट करता है। तो मेरे कहने का मतलब है, स्वतंत्रता जहां होगी वहां भय नहीं होगा। स्वतंत्रता जहां होगी वहां भय के लिए, फियर के लिए स्पेस नहीं होगा। फियर फ्रीडम को क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है। नहीं,
और फ्रीडम ऑफ माइंड जब होगा, मूवी देखिए ना 3 इडियट, चतुर्लिंगम को चतुर्लिंगम को देखिए, फियर जहां होगा वहां चतुर्लिंगम ही पैदा लेगा। उसका क्या नाम था? रेंचो नहीं पैदा हो सकता। नहीं, रेंचो को पैदा करने के लिए क्या करना होगा? तो इसलिए कहा पढ़ करके आइए टैगोर का शिक्षा मॉडल, पढ़ करके आइए गांधी का शिक्षा मॉडल। फ्रीडम का मतलब फ्रीडम नहीं है, मतलब एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखिए। ठीक है, जब लार्जर पर्सपेक्टिव में रख करके देखेंगे तो कितनी चीजें इसमें समाहित हो जाएंगी। हमारे लिए यह माध्यम है। इस टॉपिक के सहारे जितना हम फैल सकते हैं, जितने आइडियाज पर चर्चा हो सकती है, जितने ऑब्जर्वेशन पर चर्चा हो सकती है, मैं नहीं जानता कि वहां टॉपिक क्या रहेगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितनी चीजें चर्चा कर रहा हूं, जितनी चीजों पर मेरी आपके साथ चर्चा हो रही है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे, प्रश्न उसके दायरे से बाहर नहीं होंगे और इस चर्चा के आधार पर आप बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कल मैं कंटिन्यू करूंगा। उन दोनों चीजों को पढ़ के आइएगा। स्वतंत्रता एक बार फिर से प्रॉपरली चैप्टर पढ़ के आइएगा। थैंक यू।